हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक की सफर पर निकल रहे हैं जो हमारी सोसाइटी का डीएनए समझाने में हेल्प करता है। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी तीनों ऐसे सोशल डिविजन्स जो हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं और कभी-कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 3 है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। तो अगर आज की क्लास का एजेंडा कुछ ऐसा है कि पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सोशल डिविजन्स होते क्या है, फिर जेंडर, रिलीजन और कास्ट की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंसेस पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि डेमोक्रेसी का वो सुपर पावर जिसे इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज जेंडर, तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को वैसा करना चाहिए। पर सच आखिर है क्या? जो हम सेक्स वर्ड यूज करते हैं वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस को डिनोट करता है, जो कि हमारे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, कुछ एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिला तो लड़कियां बनेंगी और एक्स वाई क्रोमोसोम बना तो वो लड़का बनेगा। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ये सेक्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। फिर अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या होता है कि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन वाला पैकेज होता है ये, कि हम जो सोशल एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उसको हम एक टर्म दे दिया है जेंडर। ठीक है। तो अब यानी दुनिया डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा। तो सोसाइटी का यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा रोल है कि उन्होंने एक जेंडर को रोल दे दिया है कि लड़कियां क्या करेंगी, लड़के क्या करेंगे। ठीक है। पर ऐसा क्या है, ये सारे रोल जो है नेचुरल नहीं है, ये सारे रोल जो है सोसाइटी ने बनाए हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, है ना। पर ये क्या फेयर है? आपको क्या लगता है कि ये जो हमने ये जो सारे एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं, एक जेंडर डिवीजन कर दिया है कि यही ये काम करेगा, ये लड़का काम कर सकता है तो ये लड़की नहीं काम कर सकती, तो ये क्या सही है कि नहीं है? तो ये आपको खुद सोचना है। अब हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स की। तो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप प्लेलिस्ट में लिखा होता है कि वुमेन जो है इक्वल घर का काम करती हैं, मैन इक्वल पैसा कमाना, मैन के लिए इक्वल पैसा कमाना है। पर ये जो डिवीजन है वो बहुत अनफेयर है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों रोल्स नेचर्स ने नहीं बल्कि सोसाइटी ने बनाए हुए हैं। और अनफेयर तो बिल्कुल ही है ना, क्योंकि काम चाहे घर का हो या ऑफिस का हो, एफर्ट्स तो दोनों में लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, है ना, कि हमारा जो 1 मिनट, हाँ, हमारा जो अगर मम्मी है हमारी जो घर में काम करती रहती है तो वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती, पर उनको क्या कोई पैसे मिलते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलते उनको पैसे, वो बेचारे बिना पैसे के लगे रहती हैं। तो ये हमारी जो सोसाइटल डिविजन्स है बहुत अनफेयर हैं और ये सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विमेन्स वर्क, इनविजिबल बट इम्पॉर्टेंट। एक घर चलाना कोई इजी लेवल गेम नहीं होता है। फुल टाइम जॉब है ये, जिसकी कोई सैलरी स्लिप भी नहीं होती है। अनपेड वर्क की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है और सबसे सैड पार्ट तो ये है कि इस वर्क को कोई इस रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, इक्वल रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। पर सच तो ये है कि घर का जो ये पूरा व्हील है वो कौन चलाता है? वो यही औरतें चलाती हैं। और पूरा घर जो प्रॉपर सिस्टमैटिकली चले तो वो स्मूथली चलाने के लिए औरतें घर का अगर काम नहीं करेंगी तो कैसे होगा? आपको खाना कैसे मिलेगा? कपड़े कैसे साफ होंगे? तो ये भी काम इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर कोई बाहर का काम है तो। ठीक है। अब अगर हम लिटरेसी गैप की बात करें तो इंडिया में लड़कियों की लिटरेसी का कर्व अभी भी बहुत ज्यादा नीचे दिखाई देता है। अब इसके अगर हम रीजंस देखें तो सबसे पहला रीजन है कि अर्ली मैरिज। पहले क्या करते थे लोग? जल्दी शादियां कर देते थे और अभी भी वही हाल है कि 20-21 साल में लड़कियों की शादी कर दिया जाता है। फिर सेफ्टी कंसर्न्स हैं कि भैया कोई बच्चियों को दिक्कत ना हो तो इस कारण जल्दी जल्दी भैया तुम सुबह दोपहर में जो भी काम है कर लो, रात में मत घूमो। ठीक है। बॉय का प्रेफरेंस भी है कि भैया हमें लड़का चाहिए।
फिर हाउस होल्ड का बर्डन भी है। तो एजुकेशन एक रॉकेट है, पर सबको लॉन्च पैड ये नहीं मिल पाता, सबको ये प्रिविलेज नहीं मिल पाता कि सब ये काम कर सके, कुछ ही लड़कियों को मिल पाता। तो जिनको मिल रहा है पढ़ने के लिए वो आप अप्रिशिएट करिए और उस पर काम करिए। अब हम चलते हैं, बात करते हैं विमेन एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो विमेन का पार्टिसिपेशन कहीं ज्यादा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। उनको क्या मिलता है, लेस सैलरी मिलती है, लेस सिक्योरिटी, और हाई पोजीशंस में तो और भी कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब हाई पोजीशंस में उनको काम नहीं मिलता है और उनको सेम काम के लिए ही बहुत कम सैलरी मिलती है। और अगर आप हाई पोस्ट में जाते जाओगे, जैसे आपने देखा होगा सीईओ कोई कंपनी का है, तो बहुत कम ही लड़कियां मिलेंगी आपको, ठीक है। तो सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी बोलती है कि विमेन जो है लीड नहीं कर सकती हैं। पर जब विमेन को चांस मिलता है तो वो पूरे सिस्टम को ग्लो अप कर देती है, ठीक है। तो जो भी बच्चों को अगर चांस मिलता है तो वो बहुत आगे तक बढ़ती हैं। हालांकि अब बहुत सारी जगह हो भी रहा है, पर स्टिल अभी गांव में बहुत ज्यादा कमी है इन सब चीजों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे विमेन इन पॉलिटिक्स की। तो विमेन पॉपुलेशन यानी हाफ ऑफ इंडिया, पर पॉलिटिक्स में उनका शेयर कितना है, ठीक है। तो जो विमेन का पॉपुलेशन है वो लगभग हमारी आधी आबादी जो है विमेन की है, पर उन वो पॉलिटिक्स में कितना भाग लेती, कितना पार्टिसिपेट करती है, तो वो बहुत कम ही है, वेरी लो है, ठीक है। लोकसभा में तो लगभग 10% से कम, स्टेट असेंबली में भी लगभग 5% से कम है। तो यानी रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ विमेन का वो काफी नीचे है। अगर हम विमेन की बात करें तो वो बहुत कम ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। अब हम देखते हैं, बात करते हैं सक्सेस स्टोरी पंचायत की। तो गुड न्यूज ये है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% जो है वो रिजर्वेशन कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा वुमेन्स लीडर क्रिएट कर दिए हैं इसके कारण। तो क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि 33% जो पंचायती राज में रहेंगी वो औरतों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी हैं। वहां पे औरतें ही सिर्फ सीट्स पे लड़ सकेंगी, चुनाव लड़ सकेंगी। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो हमारे 10 लाख विमेन हैं वो नए लीडर बन के आ गए, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पर भी विमेन ने दिखाया है कि लीडरशिप जेंडर पे बेस्ड नहीं होती है, कैपेबिलिटी डिसाइड करती है बल्कि। अब डिमांड है कि लोकसभा और विधानसभा में भी रिजर्वेशन हो। तो लोकसभा में तो हो भी गया है और विधानसभा में भी विमेन का रिजर्वेशन चाहते हैं कि लगभग जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 33% उसमें विमेन हो। अब हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। तो अगर सबसे पहले देखें कि रिलीजन होता क्या है, तो रिलीजन एक गाइड बुक की तरह होता है। जैसे आप भी बहुत सारे रेफरेंसेस यूज करते हो, वैसे एक रिलीजन एक गाइड बुक की तरह होता है। बिलीव्स, वैल्यूज, रिचुअल्स जिसमें होते हैं। इंडिया में तो रिलीजन का रेनबो मिलता है। मतलब आपको आप ये देख सकते हो बहुत सारे टाइप के रिलीजन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रेनबो में जैसे 7 रंग हैं, वैसे इंडिया में भी रिलीजन के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर के रिलीजन्स हैं, है ना। तो डाइवर्सिटी यहाँ की आइडेंटिटी है। यहाँ पे डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं। बट जब रिलीजन को रॉन्ग डायरेक्शन में मिल जाता है तब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो अगर हम उस रिलीजन को सही से नहीं यूज करें और हम गलत तरीके से उसको यूज करें तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये रिलीजन कब प्रॉब्लम बनती है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब रिलीजन का यूज लोगों को डिवाइड करने के लिए किया जाए, ठीक है। लोग को सेपरेट करने के लिए कर दिया जाए कि नहीं तुम इस रिलीजन को हो, मैं इस रिलीजन का हूँ। जब एक रिलीजन कहने लगे कि हम सुपीरियर हैं, तो कोई एक रिलीजन बोले कि यार नहीं हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे रिलीजन खराब हैं। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि रिलीजन एक प्रॉब्लम बन जाता है। या पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन की आग पर वोट्स की रोटी सेकने लगे। मतलब कि पॉलिटिकल पावर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे ही वोट्स लें कि हम इस रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, तो इस रिलीजन के लोग तो वोट करें, ठीक है। तब क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी का बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है।
अब हम बात करेंगे कम्युनलिज्म की। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी थिंकिंग है जहां रिलीजन को नेशन से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये माइंडसेट कहता है रिलीजन साथ नहीं रह सकते, और इसी थिंकिंग से वॉयलेंस, हेट्रेड और डिवीजन ग्रो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजियस सुपियोरिटी को बताता है, और यहाँ पे रिलीजन को हम पॉलिटिक्स पे यूज करते हैं, तो वही होता है कम्युनलिज्म। मतलब हम सब चीजों से ऊपर सिर्फ रिलीजन को देख रहे हैं कि नहीं, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम इफेक्ट्स की बात करें कि कम्युनलिज्म अगर अपना लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, तो कम्युनलिज्म का रिजल्ट तो बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके कारण राइट्स, दंगा, डिस्ट्रस्ट, डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे बड़ा लॉस तो डेमोक्रेसी की हेल्थ को होता है। तो कम्युनलिज्म अगर किसी ने अपना लिया तो डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से गई, डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, हर जगह अफरा तफरी, वायलेंस होएगा। तो बहुत ज्यादा ये बेकार है हमारी सोसाइटी के लिए। अब कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करें तो कम्युनल पॉलिटिक्स तब होती है जब रिलीजन का यूज पावर ग्रैब करने के लिए किया जाता है। मतलब आप रिलीजन को एक मुद्दा बना के क्या करते हो, वोट्स ले लेते हो, है ना। वोट्स मांगना, रिलीजन के नाम पर स्पेसिफिक कम्युनिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, या फेस्टिवल्स का पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन देना करना कम्युनल पॉलिटिक्स में आता है। अब हम बात करेंगे इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉलिड शील्ड की तरह काम करता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो रिलीजन्स हैं वो सेम है, बराबर हैं। ठीक है, तो नो स्टेट रिलीजन है, मतलब सब रिलीजन्स को इक्वल इक्वल राइट्स दिए गए हुए हैं, इक्वल पे रखा गया है। हर सिटीजन को फ्रीडम है कि वह अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब हर सिटीजन को है फ्रीडम कि वो जो चाहे वो रिलीजन अपना सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। यही यही सेकुलरिज्म इंडिया की का क्या बनता है, बैकबोन बनता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर चल सके। अब हम बात करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले देखेंगे कि कास्ट सिस्टम आखिर होता क्या है। तो एक ये ट्रेडिशनल हायरार्की है जो कि बेस्ड होती है किसमें, जन्म में, ऑक्यूपेशन में और सोशल स्टेटस में। ठीक है, तो कास्ट एक आप लेडर की, सोशल लेडर की तरह देख सकते हो, जहां पे बर्थ डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे, कहाँ रहोगे और किससे शादी करोगे। एक फिक्स्ड आइडेंटिटी कार्ड है जिसे चेंज करना कभी इम्पॉसिबल लगता है। मतलब ये एक आपको फिक्स दे देता है कि भैया तुम इसी कास्ट के हो, यही कर सकते हो। ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम तो खैर बहुत बुरा है। अब अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो अनटचेबिलिटी जो कि अब इलीगल है। ठीक है, एक पेनफुल रियलिटी थी। अनटचेबिलिटी क्या थी, जो मतलब जो लोग लोअर कास्ट के लोग थे तो उनको छुआ नहीं जाता था, छुआछूत जो होता था, तो उनको छुआ नहीं जाता था, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें मतलब बहुत प्रिविलेज वाली जगह में जाया नहीं दिया जाता था। तो ये अनटचेबिलिटी तब थी पर अब हट चुकी है। कास्ट ने लोगों को डिवाइड कर दिया है, अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक की है और सोशल वॉल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उन्हें एक सोशल एक्सक्लूजन कर दिया था, मतलब सोसाइटी से दूर, कि आप इस सोसाइटी में नहीं जमते हो तो आप दूर रहो जाके। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल पाती थी, सोशल लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा था। तो ये सारी जो चीजें क्या मिलके बनाती हैं, हमारी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बनाती हैं। अब बात ये है कि क्या आखिर ये कास्ट सिस्टम डिसअपियर हो गया है, खत्म हो गया है? तो चेंज हुआ है पार्शियली, पर हर तरीके से तो आप ये नहीं कह सकते 100% चेंज हो गया है। ठीक है, चेंजेस कहाँ कहाँ हो गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स ओपन हो गई हैं, एजुकेशन भी बढ़ गई है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं। पर अभी हैं कैसे, क्योंकि कास्ट बेस्ड मैरिजेस भी होती है, मतलब जो एक कास्ट का है वो उसी कास्ट में ही करेगा। सोशल प्रेशर भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है बहुत सारी जगह, विलेजेस और सिटीज में अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो कास्ट का शेडो है अभी भी सोसाइटी पर दिखाई देता है, स्पेशली कहाँ, शादियों में और रूरल एरियाज में।
अब हम देखेंगे कि कास्ट जो पॉलिटिक्स में कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो कुछ 3 तरीकों से इन्फ्लुएंस करती है कास्ट पॉलिटिक्स में। वोटर्स, और ये एक ट्रायंगल बना देती है। तो वोटर्स क्या करते हैं, वोटर्स ऑफन प्रेफर कैंडिडेट्स, वो अपने खुद के कास्ट की में जो हैं उनको प्रेफर करती है कि उनके कास्ट वाले लोगों को ही वो वोट करे। ठीक है, पार्टीज भी कास्ट इक्वेशन को देखकर टिकट दी जाती है, मतलब जो टिकट उनको ही दी जाती है, मतलब चुनाव वही लोग लड़ सकते हैं जो उनके कास्ट के लोग हैं। ठीक है, फिर देते हैं कि बैकवर्ड कास्ट अपने राइट्स और रिकॉग्निशन के लिए मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं। तो जो बैकवर्ड कास्ट हैं तो उनको सारी दुनिया देख सके, मतलब रिकॉग्नाइज कर सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। तो ये 3 तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट आ गई है। अब पॉजिटिव आउटकम क्या है कि अगर ये कास्ट जो है पॉलिटिक्स में आ गई है तो पॉजिटिव चीजें क्या हुई हैं। तो हर कॉइन के क्या होता है, 2 पहलू होते हैं। आपको पता है कि 2 साइड्स तो होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो कास्ट पॉलिटिक्स ने मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको एक आवाज दी। जो दलित्स, ओबीसी मूवमेंट ने इनइक्वालिटी को चैलेंज भी कर दिया। रिजर्वेशन ने रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज की। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आउटकम्स क्या होगा कि रिजर्वेशन बढ़ गया, उनका इनइक्वालिटी कम हुई, ठीक है, उनको एक आवाज मिली। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हुए। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो लेकिन ओवर रिलायंस ऑन कास्ट पॉलिटिक्स क्या लीड करता है कि वोट बैंक, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और डेवलपमेंट की ट्रैक से डाइवर्जन हो जाता है। यूनिटी की जगह डिविजन्स ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, राइट्स और टेंशन होने लगता है। डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे क्या होने लगता है, कास्ट पॉलिटिक्स होने लग जाती है, डिविजन्स जिसके कारण आ जाते हैं सोसाइटी में। तो आप ये देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू कि जो डेवलपमेंट की रोड है वो इन सब हर्डल्स के कारण रुक जाती है। ठीक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हो। अगर हम बात करें कि की मैसेज क्या है इस चैप्टर का, तो डिफरेंस होना तो बहुत नॉर्मल है, चाहे जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस में, चाहे कास्ट के बेसिस में। पर डिस्क्रिमिनेशन कभी नेचुरल नहीं होता है ना। हम जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, ये इस रिलीजन का है, उस रिलीजन का, ये जेंडर इस जेंडर का उस जेंडर का है। तो कभी, तो डेमोक्रेसी क्या है, तभी स्ट्रांग होती है जब जेंडर, रिलीजन और कास्ट को इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो और जो डेमोक्रेसी हमारी क्या इंश्योर करती है कि इक्वल राइट्स मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हर कास्ट और रिलीजन को रिस्पेक्ट मिले और जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है, यही लेसन चैप्टर का हार्ट है और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर में। थैंक यू।